पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि नेचुरल और ऑर्गेनिक दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। मिसलीडिंग की हम बात कर रहे हैं तो पतंजलि आयुर्वेदिक की हम सनस्क्रीन को देखते हैं, उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप सुनो। ऑलिव ऑयल कैन डिस्टरप्ट द नेचुरल बैरियर ऑफ योर स्किन। काफी सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो एनिमल क्रुएलिटी की वजह से हमारे पास आते हैं, जैसे कि बहुत लोगों का मानना है कि ड्रिंकिंग मोर वाटर इज मैजिक फिक्स टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स। एक मॉलिक्यूल है जो कुछ हद तक स्किन लाइटनिंग करा सकता है, वो है कि आपकी यूरिन जो है पेल येलो आ रही है तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑयल से डैंड्रफ ठीक होता है और ऑयलिंग से हमें हेयर ग्रोथ हो सकता है। सिर्फ रोजमेरी ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें एक आध स्टडी में देखा गया है कि वो एड जो दिखाते हैं जिसमें कि एक डार्क स्किन का आदमी जो धीरे धीरे करके फेयर स्किन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या ये पॉसिबल है? तो फेयर स्किन क्या होती है? हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े मिथ्स के बारे में जो हम इंडियंस बिलीव करते हैं स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में। अगर आप इस एपिसोड को एंड तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे स्किन केयर कंपनीज आपको बुद्धू बनाती हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एड रन करके। ऐसी कौन सी मिथ्स हैं जो कि अब हमें एज इंडियंस छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्किन और हेयर को करती हैं ज़्यादा नुकसान rather than एनी गुड। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। मैं थैंक्स करना चाहूँगा पिलग्रिम का, जिन्होंने हमें दिया ये अमेजिंग सेटअप ताकि हम आपके पास ला पाए अनफिल्टर्ड ट्रूथ अबाउट स्किन एंड हेयर केयर। कई सारी कंपनीज बोलती हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो क्या ये बेटर होते हैं? पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि नेचुरल और ऑर्गेनिक दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक नहीं होते और सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नेचुरल नहीं होते। तो इनमें डिफरेंस क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट वो है जो कि नेचर से निकला है, प्लांट सोर्सेज से निकला है, वो एनिमल सोर्सेज से भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई एनिमल हार्म ना हुआ हो, दैट इज़ नेचुरल। ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब है कि जिस प्लांट में से निकाला गया है प्रोडक्ट या जिस एनिमल से निकाला गया प्रोडक्ट, उन्हें कोई फर्टिलाइजर्स या ऐसे कोई पेस्टिसाइड्स या ऐसे कोई सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स नहीं फीड किए गए हैं, वो होता है ऑर्गेनिक। तो अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि ना एलोवेरा आता है, एलोवेरा मैं 2 कंपनीज़ का एग्जांपल लूँगी। जूसी केमिस्ट्री का एक एलोवेरा आता है जिसको वो क्लेम करते हैं वो 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा है, बट जब आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखेंगे तो उसमें एलोवेरा के साथ साथ 2-3 और चीज़ें हैं विच आर नॉट नेचुरल। वो सिंथेटिक मटीरियल है, वो प्रिजर्वेटिव्स हैं उस एलोवेरा में, और उसका कॉस्ट होगा अबाउट 360 रुपीज़ फॉर अबाउट 100 ग्राम्स पैक। वैसे ही अगर आप जो हिमालय एक बड़ा फेमस ब्रांड है उसका एलोवेरा देखें, दैट इज़ प्योर एलोवेरा। उनके प्रोडक्ट में और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो उसमें सिर्फ एलोवेरा लिखा होगा। सो दैट इज़ 100% नेचुरल, बट दे डोंट क्लेम टू बी ऑर्गेनिक। इसका मतलब कि जैसे उन्हें एलोवेरा प्लांट जो उगाया है, वी आर नॉट श्योर कि उन्होंने उसमें फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया है। हो सकता है उन्होंने किया हो। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। ये जो नेचुरल वर्ड है ये अनरेगुलेटेड है। कई सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, उसके ऊपर कई सारे क्लेम्स होंगे। अच्छी वो फोटो एक फ्लावर की दिखा देंगे, उसमें सेंट जो होगी वो किसी नेचुरल फ्लावर जैसी होगी, तो हमें लगता है कि वो नेचुरल है, और वो मार्केटिंग से एक ऐसी रेपुटेशन बना लेते हैं जो हमें लगता है कि वो नेचर से ही एक्चुअली आया है। बट मोस्टली अगर आप इन प्रोडक्ट्स के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कई सारे केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, और ये सब लैब मेड ही होता है। एक बहुत फेमस मॉइस्चराइजर है खादी नेचुरल्स का, सैंडलवुड मॉइस्चराइजर। अब अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा है इसमें वाटर, सेकंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो है इसमें मिनरल ऑयल, और हमें पता है कि वो तो नेचुरल नहीं है, वो तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बना है। तो काफ़ी मिसलीडिंग है इसका नाम, क्योंकि इसमें नेचुरल वर्ड यूज किया है बट इसमें एक्चुअली नेचर से कुछ है नहीं खास। तो इससे आप तो अट्रैक्ट हो गए सैंडलवुड नाम सुन के, क्योंकि सैंडलवुड आता है फॉरेस्ट से, बट एक्चुअली इसमें मिनरल ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर है सिंपली। तो खादी नेचुरल्स की जो हम बात कर रहे थे, तो जब मैं अपनी डॉटर के लिए रिसर्च कर रही थी एक अच्छा शैम्पू का, तो मैं उनके प्रोडक्ट पे आई और उसमें लिखा है राइस एंड त्रिफला शैम्पू। सो एंड क्लेम्ड टू बी एज नेचुरल फॉर योर बेबी एंड सॉफ्ट फॉर योर बेबी। तो जैसे ही मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट खोल के देखी तो इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स इन इट, जैसे कि सोडियम PCA, सोडियम ग्लूकोनेट। अगेन ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, इस पे से कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं। सोडियम PCA एक मॉइस्चराइज़र है। तो
है तो इनमें सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, बट दे आर क्लेमिंग, और मुझे लग रहा है कि खादी नेचुरल्स का प्रोडक्ट मैं खरीद रही हूँ जबकि उसमें सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स है इवन इन द बेबी प्रोडक्ट. सो वी शुड नॉट फॉल फॉर दीज टर्म्स एज अ कंज्यूमर, ये हमें समझना है कंपेयर टू उन ब्रांड्स के लिए जो ये टर्म्स यूज़ नहीं कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट हमें सेल करने के लिए. तो अब अगर मिसलीडिंग की हम बात कर रहे हैं तो पतंजलि आयुर्वेदिक की हम सनस्क्रीन को देखते हैं. SPF 30 के साथ उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप सुनो तो टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स क्या है उस सनस्क्रीन में. एक्वा डाइसोडियम EDTA, सोडियम एक्राइलेट कोपॉलीमर, और फिर नीचे लिखा है छोटा छोटा OMC विच इज द एक्चुअल सनस्क्रीन, ऑक्टाइल मिथॉक्सीसिनेमेट, जो कि एक मेडिकल इंग्रेडिएंट है सनस्क्रीन का. उसके बाद जो आयुर्वेदिक चीज़ें उनकी मात्रा आप देखो. ट्रिटिकम सटाइवम सिर्फ 10 मिलीग्राम, कोकोस न्यूसीफेरा सिर्फ 10 मिलीग्राम, क्यूमिस सटिवस सिर्फ 1 मिलीग्राम. तो कितने कम मात्रा में ये ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक चीज़ें जो हैं कितने कम मात्रा में, केवल 1 mg. और ये हम बात करें 50 ग्राम ट्यूब की, और ये 50 ग्राम ट्यूब की बात कर रहे हैं. तो 1 mg की तो आप समझ रहे हो, अगर गोली बनती है तो इतनी सी गोली बनती है. तो हमें ये पहचानना होगा, हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़नी होगी. जैसे फूड फार्मर कहता है कि आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो फूड आइटम्स की, पैकेज फूड आइटम्स की, उसी तरीके से स्किन केयर में भी हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़नी होगी और फॉल्स नरेटिव से बचना होगा. बहुत सारे ये कंपनीज जो अपने आप को नेचुरल क्लेम करती हैं, कुछ उस पर हिडन वर्ड्स है जो हमें समझना एज अ कंज्यूमर. अब मैं आपको एक बेबी वाइप का एग्जांपल देती हूँ जो आता है मदर स्पर्श का. दे विल क्लेम टू बी 99% प्योर वाटर और साथ में लिखा है अनसेंटेड. अब हमें अच्छा लग रहा है सुन के कि चलो बेबी को कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिल रहा है बिकॉज फ्रेग्रेंस हमें पता है एलर्जीज करती हैं, बट अनसेंटेड इज़ नॉट सेम एज नॉन फ्रेग्रेंट. अनसेंटेड का मतलब है उसमें खुशबू नहीं आ रही है, मतलब एक खुशबू को छुपाने के लिए दूसरी खुशबू, सो वन फ्रेग्रेंस को छुपाने के लिए दूसरी फ्रेग्रेंस ऐड की गई है, तब जाके प्रोडक्ट अनसेंटेड बनता है. इसमें एक्चुअली ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज हैं, सो दिस कैन बी प्रॉब्लमैटिक टू द बेबी. उसके सेंसिटिव एरिया पे इससे एलर्जीज हो सकती हैं. इनफैक्ट उनके डिस्क्लेमर में ही ये लिखा हुआ है, इवन नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन कॉज एलर्जीज, तो पैच टेस्ट करके यूज़ किया जाए. और ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है कंपनीज को, लेकिन हम ऑफन ये मिस कर देते हैं समझ के कि ये नेचुरल है. ये बात बिल्कुल सही है, नेचुरल चीज़ों से भी आपको एलर्जी हो सकती है. इनफैक्ट यूरोपियन एलर्जी एसोसिएशन जो है उनकी एक लिस्ट है, उसमें कई सारे एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो लिस्टेड हैं. तो ये समझ लेना कि कभी हमें नेचुरल चीज़ से एलर्जी नहीं हो रही है, नेचुरल चीज़ यूज़ करके हम ज़्यादा सेफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करती है मसाजिंग के लिए. उन्हें लगता है महंगा ऑयल है, वेस्ट से आया है, ये ज़रूर सेफ़ होगा हमारे बच्चों के लिए. बट इतनी सारी इंडेक्स्ड जर्नल्स में स्टडीज़ हुई हैं कि ऑलिव ऑयल कैन डिस्टरप्ट द नेचुरल बैरियर ऑफ योर स्किन. जो आपके स्किन सेल्स के बीच में जो सीमेंट है उसको वो गलाती है, जिससे बच्चों में सेंसिटिविटी, इरिटेटेड स्किन, एक्जीमास के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं. और हमें लगता है ऑलिव ऑयल तो नेचुरल है, वो क्या प्रॉब्लम कर सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. आजकल कोरियन इंग्रेडिएंट्स बहुत ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया में, बट इनमें से काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एनिमल क्रुएलिटी की वजह से हमारे पास आते हैं. जैसे कि स्नेल म्यूसिन, उसमें क्या है कि स्नेल्स को हीट किया जाता है, उन्हें पहले फार्म पे आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है, फिर उनको हीट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा म्यूसिन सिक्रीट करे. बीज वेनम हम लोग यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द फाइन लाइंस और रिंकल्स. जेलीफिश वेनम भी हम यूज़ करते हैं, तो इनको भी मार के इनका जो वेनम है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है. फिर है स्क्वालिन मॉइस्चराइज़र, जो हाई एंड मॉइस्चराइज़र है जिसमें स्क्वालिन होता है, वो आपके एक्चुअली शार्क को हंट करके जो उसकी फैट है उसमें से वो स्क्वालिन निकाला जाता है. तो बहुत सारी स्किन केयर नेचुरल तो है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके बनी है. तो जो कंपनीज क्लेम करती है नेचुरल, उस पर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना है. नेचुरल जो आप अपने किचन में है, कुछ कुछ आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें भी अपना दिमाग लगा के यूज़ करना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, आप क्या ट्रीट कर रहे हैं. बहुत लोग पटेटो, टमेटो, अनियन जूस लगाते हैं. अनफॉर्चुनेटली इनमें एसिड्स होते हैं. कितने सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो अपने स्कैल्प को जला देंगे इससे, फेस को जला देंगे, पिंपल को जला देंगे इससे, एंड दैट इज़ एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव. लॉन्ग रन में वो आपको मुश्किल भी डाल सकता है. कुछ परमानेंट स्किन स्कारिंग हो सकती है. आप क्या यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सैंडलवुड, चंदन जो होता है, आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्यूलर्स अर्थ कहते हैं. आप बेसन यूज़ कीजिए, हल्दी यूज़ कीजिए, दही यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम. बट एसिडिक चीज़ें, फ्रूट और वेजिटेबल बेस्ड चीज़ें हम कहते हैं पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए.
कुछ नेचुरल चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कुकुम्बर रखते हैं आइस के ऊपर, उसके अंदर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठंडा होता है तो रिलैक्सेशन होती है आइस में, हेल्प करता है लिम्फेटिक ड्रेनेज में। उसके बाद टी बैग्स हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर कैफ़ीन होता है जो कि वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है और आपके जो अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं उसको कम करता है। आइस का यूज़ करते हैं, तो आइस भी अगर थोड़े टाइम तक आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ ओके, क्योंकि वो भी वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप एक लिमिट में कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि देर इज नो प्रॉब्लम इन गोइंग ऑन नेचुरल, बट इफ़ यू आर इमर्सिंग योर सेल्फ इन प्रोडक्ट्स दैट क्लेम टू बी नेचुरल, तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ना आना चाहिए। एक और कॉमन चीज़ जो मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि ज़्यादा पानी पीने से उन्हें लगता है उनकी स्किन क्लियर हो जाएगी, एक्ने खत्म हो जाएगा। कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स लाते हैं जिसमें मार्किंग लगी होती है कि किस टाइम पे पानी पीना है। कुछ लोग ऐप्स डाउनलोड करते हैं जो उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें पानी पीना है। बहुत लोगों का मानना है कि ड्रिंकिंग मोर वाटर इज मैजिक फिक्स टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स। नेचुरली हमारी बॉडी में से कई सारे सिस्टम्स हैं जिससे कि हम वाटर इनटेक रेगुलेट कर सकते हैं, और जब हमें प्यास लगती है हमारा शरीर खुद हमें बताता है कि अब हमें पानी पी लेना चाहिए। हाँ, उस केस में हमें उस वांट को किल नहीं करना चाहिए और हमें उस समय अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए, अपने काम में बिजी नहीं रहना चाहिए, जाके हमें पानी पी लेना चाहिए। बट ये ऐप्स का यूज़ करना और घड़ी घड़ी पानी पीना जस्ट ये सोचकर कि मेरी इससे स्किन अच्छी हो जाएगी, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट को 2 से 3 लीटर पानी चाहिए, जितना उसके लिए काफ़ी है। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, चाहे वो एक्सरसाइज के फॉर्म में हो या बाहर घूमना हो, तब आपको पानी ज़्यादा लेना है। इफ़ आपका इंटेक ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक्स, सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा है जिनमें कैफीन है, तो ये डायूरेटिक्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन करवाते हैं। तब आपको अपना वाटर इंटेक और बढ़ाना है, और ये बॉडी खुद ही डिमांड करती है। अगर आप एक्सेसिव वाटर इंटेक करोगे, आपकी यूरिन जो है पेल येलो आ रही है और कम हो रही है, तो इनफैक्ट आपकी बॉडी में कंडीशन भी हो सकती है जिसे हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। मतलब आपका सोडियम लेवल इतना गिर गया बिकॉज ऑफ ओवर डाइल्यूशन, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो कुछ स्टडीज में देखा गया कि दैट वाटर क्लियर्स एक्ने, वो इसीलिए है क्योंकि लोगों की जो नीड है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, कॉफ़ी, टी बार बार पीने की, वो कम हो जाती है अगर वो सिप्स ऑफ वाटर लेते रहते हैं तो, एंड दैट इज व्हाट क्लियर्स देयर एक्ने। और स्किन की जो हाइड्रेशन है वो सिर्फ वाटर इनटेक से नहीं होगी। वाटर इनटेक तो हमें चाहिए ताकि अंदर से हाइड्रेशन हो, उसके अलावा हमें ऊपर से मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं उनके बाहर एक ऑयल की लेयर होती है, एक फ़ैट की लेयर होती है जो उनको साथ में जोड़े रखती है। तो ये जो फ़ैट की लेयर है ये एसेंशियल फैटी एसिड से बनती है, और इसमें हमें एसेंशियल फैटी एसिड डाइट में भी लेने पड़ेंगे वाटर के साथ साथ, और इसके अलावा हमें ऊपर से भी मॉइस्चराइजेशन करनी चाहिए, तभी हमारी स्किन एक वेल हाइड्रेटेड प्लम्प दिखाई देगी। बिल्कुल सही बात है। तभी ऑयली स्किन के जो लोग होते हैं उनको वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी वो फैट ऑलरेडी है, ऑयल ऑलरेडी है। वैसे ही पीपल विद ड्राई स्किन नीड मोर मॉइस्चराइजर्स क्योंकि उनमें उस फैट लेयर की ही कमी है। तो पानी पीने के साथ साथ ये फैट का एडिशन भी बहुत ज़रूरी है। सो टू समराइज, एक अच्छी हाइड्रेटेड स्किन के लिए ड्रिंक वाटर एज रिक्वायर्ड, मॉइस्चराइज योर स्किन, कट डाउन ऑन स्मोक एंड अल्कोहल, cut down on sugar, start eating healthy fats, essential fatty acids, include lean protein in your diet। अगर आप ये कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन में रिमार्केबल डिफरेंस होगा और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो और शाइन करेगी। एंड सिंपली अंडरस्टैंड दैट ड्रिंकिंग मोर वाटर इज़ प्रॉब्ली गुड फॉर योर स्किन, बट ये सोचना कि उससे आपके क्रोज फीट, रिंकल्स, स्माइल लाइंस कम हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए है बोटॉक्स। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिथ इन इंडिया की फेयरनेस क्रीम्स के बारे में, खास वो ऐड जो दिखाते हैं जिसमें कि एक डार्क स्किन का आदमी जो धीरे धीरे करके फेयर स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है? तो फेयर स्किन क्या होती है? अ स्किन दैट इज पेल। मेडिकल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि अ स्किन जिसमें मेलानिन कम है, मतलब वो जो कलर जो हमें ब्राउन या ब्लैक कलर दे रहा है वो कम है। बट ऐसा नेचर ने क्यों दिया? किसी को ज़्यादा कलर दिया, किसी को कम। इट इज़ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम यूवी रेज ऑफ द सन। अगर हम इक्वेटर के पास रहते हैं, जैसे हमारे देश में बहुत धूप है, तो हमारे में बहुत एवोल्यूशनरली मेलानिन ज़्यादा है ताकि वो हमें डैमेज से बचा सके। क्या हम जिस मेलानिन के साथ पैदा हुए हैं हम उसे हटा सकते हैं? हम नहीं हटा सकते। लेकिन जो एक्स्ट्रा टैन डेवलप हो जाता है ओवर ईयर्स ऑफ सन एक्सपोजर, वही है जो हम लिमिट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो जो आप बता रहे थे एड्स में हम देखते हैं कि 7 शेड कोई लाइट हो गया, ये तो नामुमकिन है। तो एक ट्यूब आती थी और अभी भी आती है, नाम चेंज हो गया उसका, फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली हो चुका है। तो इस ट्यूब में है नायासिनामाइड और विटामिन सी। अब हमें आप पता है नायासिनामाइड एक विटामिन है जो कि धीरे धीरे करके आपके मेलानिन सिक्रीशन को रोकता है,
और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और वो भी आपके मेलानिन सिक्रीशन को रोकता है। तो डेफिनेटली उसका कुछ इफेक्ट आपकी स्किन पर होगा अगर आप उसे यूज़ करोगे एक लंबे समय तक। आपकी स्किन कुछ शेड लाइटर होगी क्योंकि आपका टैन हट जाएगा। बट क्या ये बेस्ट प्रोडक्ट है लाइटनिंग के लिए? नहीं, क्योंकि इसमें जो नाइसिनामाइड और विटामिन सी की कॉन्सेंट्रेशन है दोनों बहुत कम है। आज बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो इससे बेटर काम करते हैं। और अगर नाइसिनामाइड और विटामिन सी की बात करें तो इसमें सिर्फ 4% नाइसिनामाइड है, तो 10%, 15%, 20% नाइसिनामाइड तो आजकल हम ऑफन यूज़ करते हैं। तो ये फेयरनेस क्या डी टैनिंग के लिए भी बेस्ट क्रीम नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको अपना टैन हटाना है तो एक अच्छा 10 to 15% या 20% विटामिन सी यूज़ करना, नायासिनामाइड यूज़ करना, एजिलिक एसिड, आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो बेटर काम करते हैं। बट हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर आप टैन हटाना चाहते हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आप जो भी डी पिगमेंटिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपको उसको कम से कम 3 से 4 महीने यूज़ करना है, तब जाके वो इफेक्टिवली काम करता है। और दूसरी बात, आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है क्योंकि सनस्क्रीन इज़ लाइक प्रिवेंशन। अगर आप अपने आप को ठीक करते जाओगे, टैन हटाते जाओगे, बट घर में भी सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, बाहर भी सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, देन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक और फिर आपका टैन कभी भी रिमूव नहीं हो पाएगा। एक मॉलिक्यूल है जो कुछ हद तक स्किन लाइटनिंग करा सकता है, वो है ग्लूटाथायोन, खासकर जब इसे हम आईवी फॉर्म में लेते हैं। अब इसमें लेकिन कैच क्या है कि मल्टीपल सिटिंग्स आपको लेनी पड़ती है और बार बार आपको इसके इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तभी वो जो वाइटनिंग है वो आपकी परसिस्ट कर सकती है। ग्लूटाथायोन एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके मेलानिन को यू मेलानिन से फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि लाइटर फॉर्म ऑफ मेलानिन में कन्वर्ट करता है। उसके साथ वो ऑक्सीजन रेडिकल्स को कम करता है, तो और भी कई सारे एडवांटेजेस रहते हैं उसके, जैसे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में वो काम करता है। अब क्योंकि ग्लूटाथायोन इतना ट्रेंड कर रहा है तो काफ़ी सारे पार्लर्स में भी, कई सारे आईवी सेंटर्स में ग्लूटाथायोन स्टार्ट हो गया है। आप मेक श्योर करो कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही अगर कोई ऐसे इंजेक्शन लेना चाहते हो तो पहले उनसे डिस्कस करके और उनके पास ही लो, क्योंकि ग्लूटाथायोन से कुछ एलर्जिक और एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस हो सकती हैं और इसको डील करने के लिए वहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मिथ है सनस्क्रीन को लेके। लोग सोचते हैं कि जिस दिन क्लाउडी डे है उस दिन हमें सनस्क्रीन नहीं लगानी, स्किप कर सकते हैं, टैनिंग नहीं होगी। बिल्कुल, सनस्क्रीन्स को लेके कई सारे नोशंस हैं। वन ऑफ द नोशंस इज़ कि हमें शायद इंडोर भी सनस्क्रीन क्यों लगानी है। जो मैं कहती हूँ कहते हैं अंदर भी लगानी है, पर क्यों, हम तो धूप में निकलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंडोर सनस्क्रीन लगाओ। तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपके सनलाइट जो होती है उसमें होती है UVA रेज, UVB रेज और विजिबल लाइट। तो जब आप सुबह उठते हो, घर में रोशनी रहती है, वो क्या है? वो विजिबल लाइट है। तो मतलब विजिबल लाइट अगर वहाँ पहुँच रही है तो वहाँ पे UVA और UVB भी पहुँच रहा है। अब UVA रेस क्या करती है, आप A से समझ सकते हो, वो एजिंग रेज होती है जो हमें फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, रिंकल्स करती हैं। और UVB होती है जिसे हम B मतलब बर्न रेस कहते हैं, जो आपको स्किन बर्न या स्किन कैंसर्स करती हैं। वो इंडियंस में वैसे ही कम होते हैं। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UVA जो एजिंग और पिगमेंटेशन करवा रही है। अब ये जो हमारी खिड़कियाँ हैं, विंडो पेन्स है, चाहे वो कार की विंडो पेन्स हो या घर की हो, उनमें से UVB तो फिल्टर हो जाती है, लेकिन UVA और विजिबल लाइट दोनों आ रही है। तो अगर आपको सनस्क्रीन नहीं लगानी है, इंडोर्स आप मत लगाओ, बट यू विल सर्टनली डेवलप सम फॉर्म ऑफ फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन। तो अगर वो आपका कंसर्न है तो आपको सनस्क्रीन लगानी है इंडोर्स। अब कुछ पेशेंट्स को कंसर्न रहता है कि सनस्क्रीन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जब सनस्क्रीन आई थी स्टार्टिंग में उनमें बेंजीन होता था, तो बेंजीन एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, तो अब वो सनस्क्रीन से मोर और लेस रिमूव कर दिया गया है। तो डिटेल स्टडी और मेटा एनालिसिस से ये पता चला है कि सनस्क्रीन कैंसर तो कॉज नहीं कर सकती, उस हिसाब से वो बिल्कुल सेफ है। अब कुछ स्टडीज आई हैं जिसमें बताया गया कि ऑक्सीबेंजोन आपके हॉर्मोन्स को डिसरेगुलेट कर सकता है बॉडी में। वैसे तो ये कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, और अभी भी इसमें कई सारी स्टडीज चल रही हैं और ऑक्सीबेंजोन फ्री सनस्क्रीन भी मार्केट में आती हैं। बट फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं इस बात को लेकर, तो आप प्योरली फिजिकल सनस्क्रीन के लिए जा सकते हैं। प्योरली फिजिकल सनस्क्रीन हम खासकर प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चों में एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली केमिकल फ्री होती है और ऐसा कोई केमिकल आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होके कोई डिसरप्शन कर सके, इसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। इतनी सारी क्रीम्स जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है टू इम्प्रूव फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, बट इनकी कुछ तो लिमिटेशंस हैं। तो एक क्रीम्स और सीरम जो है वो सिर्फ ऊपरी परत पे ही काम करता है। अब बट अगर हमें एजिंग को अच्छे से रिवर्स करना है तो हमें थोड़ा डीप सोचना होगा। हम बोन से शुरू करते हैं, तो एज के साथ क्या है, आपके बोन में से कैल्शियम कम हो जाता है, आपकी बोन्स पहले से पतली हो जाती है, तभी हमारा जो प्रोजेक्शन है, चीक प्रोजेक्शन, वो फ्लैट हो जाता है, हमारा जो चिन है वो रिट्रूड हो जाता है, पीछे चले जाता है, हमारे जो टेम्पल्स हैं
जो हमारा फोरहेड है वहाँ पे हॉलिंग आ जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे हमें पेशेंट्स को डार्कनिंग लगती है। इसके अलावा जो हमारी मैंडिबल बोन है वो इतनी शार्प नहीं रहती। उसके ऊपर आता है मसल। तो क्या फेस पे सीरम्स और क्रीम लगाने से हम बोन्स पे चेंज कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर आता है आपके बोन्स के ऊपर मसल। आपका मसल भी धीरे धीरे करके लूज हो रहा है, तो क्या क्रीम्स लगाने से मसल में चेंज आएगा? वहाँ पे भी नहीं होगा। आपके लिगामेंट्स वीक हो रहे हैं। लिगामेंट्स होते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर जो हमारे फैट को एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं, और अगर वो सपोर्ट स्ट्रक्चर लूज हो रहा है तो हमारा फैट नीचे गिरता है। क्या इन क्रीम्स और सीरम्स से हम लिगामेंट्स को टारगेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब फैट के नीचे आने से क्या होता है? आपके आंखों के नीचे गड्ढे आ जाते हैं। आपका फैट नीचे आता है तो आपके जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है वो डीप हो जाते हैं। आपकी जो मैरिनेट लाइन है ये दिखने लगती है। आपका फैट और नीचे उतर जाता है, आपके गले में आ जाता है, तो आपको डबल चिन दिखाई देने लगती है। आपकी नेक भी पूरी रिंकली हो जाती है। तो आप किसी भी क्रीम और सीरम को यूज़ करके इन फैट को टारगेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है एंटी एजिंग में। तो अगर क्रीम ये सब नहीं करती तो वो कहाँ काम करती है? वो आपके केवल स्किन पे या मैक्सिमम थोड़ा सा कोलेजन पे काम करेगी। आपकी स्किन को जल्दी जल्दी छटाएगी। इसके वजह से आपकी नई स्किन हमेशा टॉप पे रहेगी। उससे हम पिगमेंट कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो सुपरफिशियल स्किन में हम अच्छे चेंजेस दे सकते हैं केवल क्रीम्स और सीरम से। कोलेजन की जहाँ तक बात करें, कुछ परसेंटेज तक लॉन्ग टर्म यूज ऑफ रेटिनॉल एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड पेप्टाइड्स हैव शोन टू इंक्रीज द कोलेजन। बट उससे एक्सपेक्ट कर लेना कि आपके फेस में टाइटनेस आ जाएगी और आपके बड़े बड़े रिंकल्स कम हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारी कोलेजन ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है और बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि ये लेनी चाहिए कि नहीं। अब कोलेजन ओरल फॉर्म में है, वो किसी भी FDA से कंफर्म नहीं है कि वो एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है। हाउएवर जो भी रिसर्च या स्टडीज़ अवेलेबल है उसमें यही देखा गया है कि ये आपकी स्किन के हाइड्रेशन लेवल्स को बढ़ाता है, स्किन सप्पलनेस को बढ़ाता है, और यही हमने प्रैक्टिकली अपने प्रैक्टिस में भी देखा है। तो जो पेशेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि कोलेजन लेने से उनकी स्किन जो है वो पहले से ज़्यादा फर्म हो गई है। एक इंस्टाग्राम पे मैंने पोल भी रन की थी जिसमें कि मैंने पूछा था कि कोलेजन से आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं। तो 60% मेरे फॉलोअर्स ने बोला कि उनको कोलेजन से इम्प्रूवमेंट लगी है, और 40% को लगा कि उनको ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन आप पढ़िए उसके पैक पे, और मेरीन फॉर्म का जो कोलेजन है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। अब एंड करते हैं मेगा मिथ से। क्या ऑयल से डैंड्रफ ठीक होता है और ऑयलिंग से हमें हेयर ग्रोथ हो सकता है? डैंड्रफ होता ही ऑयल की वजह से है। डैंड्रफ इसलिए होता है क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल के साथ जुड़ी होती है ऑयल ग्लैंड्स। हमारे स्कैल्प पे सबसे ज़्यादा बाल है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ ऑयल ग्लैंड्स भी हमारे स्कैल्प में है, तो काफ़ी ऑयल निकलता है। ये ऑयल एक प्रकार का ग्लू है जिस पे डेड स्किन सेल्स चिपकते हैं, तो हमें फ्लेक्स दिखते हैं। दूसरा, ऑयल में होते हैं ऐसे चीज़ें जो जिस पे फंगस ग्रो कर जाती है और तब हमें खुजली होती है, तो ये डैंड्रफ का कारण है। एक्चुअली फ्रीक्वेंट वॉशिंग, मतलब जो स्कैल्प बिल्डअप है, फंगस है, उसको बार बार हटाने से ही डैंड्रफ कम होता है। आप ऑयल लगा लेते हैं तो उससे कुछ देर के लिए फ्लेक्स छुप जाती हैं, बट 2 घंटे बाद वो फिर उभर के आ जाती हैं। तो ऑयलिंग से एक टेम्पररी मेंटल रिलीफ तो मिलता है, बट वो प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर रही है। सो ऑयलिंग इज़ नॉट रेकमेंडेड। ऑयलिंग क्या करवाती है? सिर्फ कंडीशनर है। ऑयल आपके हेयर स्ट्रैंड्स के फाइबर को ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बनाती है। इट इज़ अ वंडरफुल कंडीशनर। तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है ऑयलिंग करना, हम सजेस्ट करते हैं नहाने के 1-2 घंटे पहले आप अपने स्ट्रैंड्स पे लगा लीजिए और उसे 2 घंटे छोड़ दीजिए, फिर उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उस पर कोई फंगस ग्रो ना करे। सिर्फ रोजमेरी ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें एक आध स्टडी में देखा गया कि वो 2% मिनॉक्सिडिल के बराबर काम करता है हेयर ग्रोथ में। कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, किसी का भी रोल नहीं है हेयर ग्रोथ में, वो सब कंडीशनर्स की तरह काम करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने बस्ट किए कुछ कॉमन स्किन केयर और हेयर केयर मिथ्स। आई होप ये आपको यूजफुल रहे होंगे। अगर ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।